हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबी तिवारी अपने YouTube चैनल में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं 11th के लिए। फिजिक्स फॉर क्लास 11 देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, कोरोना के पीरियड में 11th की पढ़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और विद्यार्थी 11th पर थोड़ा कम ध्यान देते भी हैं, जबकि कॉम्पिटिशन्स में 11th से क्वेश्चन 50% तो होते ही होते हैं। दोस्तों, मैंने यह प्रयास किया, यह सोचा है कि 11th के पूरे सिलेबस को हम लोग वीडियो के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि वे विद्यार्थी जो 12 में तो चले गए लेकिन 11th को पढ़े ही नहीं या बीच में छोड़ दिए, उनके लिए यह फायदेमंद हो। दोस्तों, अब कॉम्पिटिशन्स में 11th से क्वेश्चन जरूर आते हैं, लगभग 50% आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए यह जो सीरीज मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा यह बड़ा सीरीज होगा। इसमें हम लोग प्रत्येक यूनिट को 4 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट में होगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सेकेंड में होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला और थर्ड में होगा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हम लोग एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स के अलावा में कॉम्पिटिशन्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। और इसका चौथा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव। तो प्रत्येक यूनिट के 4 पार्ट होंगे। पहला डेफिनेशंस, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा न्यूमेरिकल्स और चौथा ऑब्जेक्टिव। इसमें करना यह है कि जो डेफिनेशंस मैं बता रहा हूं, इसको पढ़ें, समझें और कम से कम एक डेफिनेशंस डेली जरूर याद करें। 2 याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ऐसा याद करें जो फिर कभी भुलाए नहीं। और जिसको याद करें उसको कम से कम 10 बार लिखें। अगर 11th का डेफिनेशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स या कंप्लीट हो गया, याद हो गया, समझ में आ गया, तो कंपटीशन का आधा पार्ट समाप्त हो गया। दोस्तों, 12 में विद्यार्थी मजबूरन ध्यान देता है या देना पड़ता है, इसलिए 12 समस्या नहीं है, 11 समस्या है। 11, 12 का अगर हम लोग दोनों को टैली करा दें, 1 घंटा भी अगर इस पर टाइम दो, तो 12 के लास्ट तक 11th भी तैयार हो जाएगा और 12 भी तैयार हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ एक बहुत प्रचलित चीज है, जो इंटर पास विद्यार्थी से प्रायः पूछने पर कि क्या कर रहे हो, यह कहता है कि तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत फेमस टर्म है बिहार के लिए। तो अगर इंटर के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंटर करते समय क्या किए, इस पर ध्यान दें। आज का युग बहुत ही लॉजिकल है, इसमें समय हमेशा से ही कीमती रहा है, आज भी है। तो हम लोग समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे सामने है फिजिक्स फॉर क्लास 11th। पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा माप। इसमें पहला है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम लोग साइंस फैकल्टी से हैं, इसलिए साइंस की परिभाषा पहले। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ब साइंटिया से होती है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। लैटिन और ग्रीक बहुत ही प्राचीन भाषाएं हैं। इसमें साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से होती है, जिसका अर्थ होता है टू नो या जानना। तो साइंस या विज्ञान को हम लोग 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें। विज्ञान को हम लोग विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। दोस्तों, यहां पे ज्ञान किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी चीज का ज्ञान अगर क्रमबद्ध किसी नियम के अनुसार हो, तो उसका अध्ययन विज्ञान कहलाता है। और यही कारण है कि विज्ञान शब्द का प्रयोग हम लोग आर्ट के उन विषयों में भी करते हैं जो विज्ञान नहीं है, जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहां तक कि भाषा विज्ञान भी होता है। तो किसी भी तरह का ज्ञान है, उसका क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, किसी नियम के अनुसार अध्ययन करें तो वह विज्ञान कहलाएगा।
यह बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा जो थोड़ा सा और डिटेल्स में है कि विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला एक सुव्यवस्थित प्रयास है। इसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह विज्ञान की बहुत ही सिस्टमेटिक परिभाषा है। इसमें हम लोग यह समझ लें कि प्राकृतिक या प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाएं वे हैं जो हम लोगों के आसपास हमेशा होती रहती हैं। हम लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। सुबह हुआ, शाम हुआ, बारिश हुई, धूप हुआ, इंद्रधनुष बना, तो आसपास में जितनी भी घटनाएं हैं, पेड़ से फल का गिरना, जो भी है सभी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। उनको समझने के लिए, कैसे समझने के लिए, जहां तक हो सके विस्तार से और गहनता से, माने सूक्ष्म डीपली अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित, माने अकॉर्डिंग टू सम रूल किया गया प्रयास विज्ञान कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इस प्रकार, यानी विज्ञान का यह जो प्रयास है, अध्ययन करने का प्रयास है घटनाओं को, उससे जो अर्जित ज्ञान होगा, जो ज्ञान मिलेगा, उसका उपयोग 3 प्रकार से किया जाएगा। परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण के लिए। तो यह परिभाषा हुई कि विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला एक सुव्यवस्थित प्रयास है। इसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह बहुत ही ऐसा वाक्य है जिसकी व्याख्या में हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। भविष्य कथन का मतलब कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, जैसे आज हम लोग मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। घटनाओं का संशोधन मतलब और आगे रिसर्च, नया चीज बनाना। और नियंत्रण माने कंट्रोल। आज प्रकाश हमारे कंट्रोल में है, हम लोग बल्ब जलाते हैं, प्रकाश मिलता है। हवा हमारे कंट्रोल में है, हम लोग पंखा चलाते हैं, हवा मिलता है। तो इस सब के लिए हम लोगों ने विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया और आगे भी करेंगे। विज्ञान की परिभाषा जरूर याद हो जानी चाहिए। प्रायः इंटरव्यू वगैरह में भी परिभाषा ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लो साइंस फैकल्टी है, साइंस क्या है, बहुत सिंपल चीज है, कोई भी पूछ ले सकता है, इसलिए इसको जरूर याद करें। अब दूसरी परिभाषा है साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक विधियां। बहुत सिंपल चीज है कि विज्ञान अगर सुव्यवस्थित प्रयास है तो इसके अध्ययन में किसी न किसी विधि का प्रयोग होगा, कोई मेथड होगा, कोई तरीका होगा, उसको वैज्ञानिक विधियां कहेंगे। यानी कि विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली विधियों को वैज्ञानिक विधियां कहा जाता है। और वैज्ञानिक विधियों में कुल 6 पद हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनमें निम्नांकित अंतः संबद्ध, को रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए पद हैं। और पहला पद है व्यवस्थित प्रेक्षण। किसी भी घटना को, ध्यान दो, हम लोग परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उन पर उनका भविष्य कथन कर सकें, संशोधन कर सकें, नियंत्रण कर सकें, यानी विज्ञान। तो जो भी घटना हो रही है उसका सुव्यवस्थित प्रेक्षण पहला स्टेप है वैज्ञानिक विधि का। सुव्यवस्थित प्रेक्षण, व्यवस्थित प्रेक्षण, किसी नियम के अनुसार सावधानी पूर्वक देखना, प्रेक्षण। दूसरा है नियंत्रित प्रयोग, ऐसा प्रयोग करें जो हमारे कंट्रोल में रहे। तीसरा है कि जिस प्रेक्षण से संबंधित प्रयोग किया गया उससे उसके क्या गुण प्राप्त हुए, तो यह गुणात्मक विवेचना हुआ। गुण का एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुण की विवेचना, उस गुण का जो नियंत्रित प्रयोग के कारण व्यवस्थित प्रेक्षण से मिला। और उसके बाद में
मात्रात्मक या परिमाणात्मक विवेचना, जब गुणात्मक विवेचना होगी तो उसको हम लोग सूत्र के रूप में या उसके मेजरमेंट के रूप में कहने का प्रयास करेंगे, माप के अनुसार। और उसके बाद गणितीय प्रतिरूपण, एक मॉडल बनाएंगे गणित का, गणित के अनुसार, क्योंकि फिजिक्स और गणित को अलग नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में होगा प्रायोगिक सत्यापन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, पढ़े भी हो, जानते भी हो, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, वह उसका व्यवस्थित परीक्षण था। उसके पहले भी लोगों ने फलों को गिरते हुए देखा, हम लोग भी देखते हैं, हम लोगों के सीजन में आम गिरते हैं ऊपर से, और भी बहुत सारे फल गिरते हैं, कोई भी चीज नीचे गिर सकती है छोड़ देने पर। तो वह सेब का गिरना, न्यूटन ने उसको सामान्य लोगों जैसा नहीं देखा कि गिर गया तो गिर गया। न्यूटन ने उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा, और वह उसका जो देखना था उसको हम लोग व्यवस्थित परीक्षण मान सकते हैं। फिर उसने कई प्रयोग किए, किसी भी चीज को छोड़ देंगे आज भी नीचे गिरती है। और उस प्रयोग करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यह गुणात्मक विवेचना हुआ। अब कि अगर खींचती है तो जो बल लगता है वह कितना होगा, तो वह मात्रात्मक विवेचना हुआ। उसने एनालिसिस किया, प्रयोग किया, बहुत सारे काम किए कि यह जो पृथ्वी और पिंड के बीच लगने वाला बल है कैसे कैसे किन किन बातों पर निर्भर करेगा। और उसने एक गणितीय प्रतिरूपण बनाया, जो हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे, 9th में पढ़े भी हो। दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गणितीय प्रतिरूपण। और लास्ट में इसको उसने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। उस प्रयोग को हम लोग भी आज दोहरा सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधियों में ये जो 6 टर्म हैं, व्यवस्थित परीक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक विवेचना, मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, ये सभी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रायोगिक सत्यापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि विज्ञान उसी को मानता है जिसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके। विज्ञान में प्रत्येक क्यों और क्या का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो यहां तक हम लोग देखें साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड्स क्या है, विज्ञान क्या हुआ, वैज्ञानिक विधियां क्या हुई। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक शास्त्र क्या है। तो यह जानते भी हो या यहाँ समझ रहे हम लोग कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से होती है, और फुसिस का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से होती है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। प्रकृति माने एवरीथिंग अबाउट अस, हम लोगों के चारों तरफ जो कुछ भी है सब प्रकृति है। इसको हम लोग एक्यूरेट व्याख्या नहीं कर सकते हैं व्हाट इज नेचर। अगर हम अपने कमरे में हैं तो हमारे आसपास कमरे में जो है वह नेचर है, बाहर निकले तो वह नेचर हुआ, ब्रह्मांड में गए तो आगे नेचर हो गया। तो हम लोग के आसपास जो भी है वह प्रकृति है। भौतिक शास्त्र प्रकृति, प्राकृतिक परिघटनाओं तथा प्रकृति के नियमों का अनुभवजन्य तथा प्रयोग सिद्ध अध्ययन है। इसमें 2 स्पेशल टर्म हैं, एक है अनुभवजन्य और दूसरा है प्रयोग सिद्ध। अनुभवजन्य मतलब जो अनुभव से उत्पन्न हो, और प्रयोग सिद्ध मतलब जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाए। तो वैज्ञानिक विधियों के जो 6 टर्म हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं, उनमें 5 टर्म तक अनुभवजन्य हुआ और 6ठा टर्म प्रयोग सिद्ध हुआ। अगर कोई भी घटना प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं होती है तो वह चाहे जो हो फिजिक्स नहीं है, विज्ञान नहीं है। तो फिजिक्स की यह परिभाषा छोटी है लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा है कि भौतिक शास्त्र प्रकृति, प्राकृतिक परिघटनाओं तथा प्रकृति के नियमों का
अनुभव जन्य तथा प्रयोग सिद्ध अध्ययन है। इसको जरूर याद करें और याद रखें। मेमोरी एंड रिकॉल, सिर्फ याद करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना भी जरूरी है कि जब जरूरत पड़े तो उसका हम लोग यूज कर सकें। और 4 नंबर जो डेफिनेशन है, भौतिक शास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक शास्त्र 2 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। भौतिक शास्त्र के 2 प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जिनमें पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन को कहते हैं एकीकरण। इसके लिए हम लोगों ने इसमें लिखा कि भौतिक शास्त्र में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ ही नियमों के पदों में करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास को एकीकरण कहा जाता है। यूनिफाई मतलब होता है एक कर देना। अब इसमें सुविधा यह है फिजिक्स में, इसमें नियमों की संख्या बहुत कम है, इसका विस्तार बहुत अधिक है। अब जैसे मान लो कि द्रव्यमान हम लोग लेते हैं मास, या इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर ब्रह्मांड के मास तक जाता है और सबका मात्रक केजी होता है। उसी तरह से लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, उनका विस्तार चाहे जितना कम या जितना अधिक हो, मात्रक एक ही है। अब हम लोग इसको इस तरह समझ लें कि फिजिक्स में घटनाओं की व्याख्या में एकीकरण का कहां उपयोग होता है। तो शुरू में यह माना गया कि पदार्थ परमाणुओं से बने हैं, अणुओं से बने हैं, और परमाणु और अणु में यह माना गया कि जितने भी तरह के पदार्थ हैं सबके अणु या परमाणु अलग अलग हैं। आज हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी परमाणु और अणु हैं या परमाणु हैं, उनमें 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यह एकीकरण हुआ परमाणुओं का। उसी तरह से फिजिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, शुरू में यह माना जाता था कि विद्युत और चुंबक 2 ऐसे गुण हैं जो आपस में किसी तरह से संबंध नहीं है, अलग अलग हैं। 1820 में यह पाया गया कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं, और आज हम लोग उनका उपयोग मोटर में, जनरेटर में कर रहे हैं। विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबद्ध हो गए। उसी प्रकार से एक नियम होता है लॉ ऑफ फ्लो, प्रवाह का नियम। अब इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रवाहित होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबका एक ही रूल है, हाई टू लो। जैसे द्रव, जल या जो भी द्रव हो, ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर प्रवाहित होता है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह एकीकरण है। आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, एकीकरण का महत्वपूर्ण या महत्व समझ में आएगा, और एकीकरण के चलते फिजिक्स में नियमों की संख्या बहुत कम है। फिजिक्स की यह विशेषता है कि इसमें बहुत ही कम नियम है, और हम लोग उसने ही कम नियमों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं, दावा करते हैं। अब इसके आगे दोस्तों, भौतिक शास्त्र के जो दूसरा सिद्धांत है भौतिक शास्त्र का, वह है रिडक्शन। इसको कहा जाता है न्यूनीकरण। न्यून माने छोटा। इसको हम लोग कहते हैं किसी बड़े और जटिल निकाय के गुणों की व्याख्या उसके अवयवी सरल भागों के गुणों के आधार पर किया जा सकता है, और यह प्रयास या यह प्रक्रिया न्यूनीकरण कहलाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी बर्तन में 5 किलो चावल बन रहा है, तो चावल पक गया कि नहीं, यह देखने के लिए एक ही दाना को चेक कर लेना जरूरी है या काफी है। उससे पता लग सकता है कि बाकी क्या स्थिति है। तो अगर चावल कुकर में नहीं बन रहा हो, खुले बर्तन में बन रहा हो, तो चावल के सभी दाने मिलकर एक बड़े और जटिल निकाय बनाते हैं,
हमको यह पता करना है कि उस निकाय की का गुण क्या है, तो उसके लिए हम लोग उसमें से 1 या 2 दाना निकालते हैं, उसको चेक करते हैं वह पक गया या नहीं पक गया। तो 1 या 2 दाना इस बड़े निकाय का सरल भाग है और अवयवी है, उसको बनाने वाला है, उसका पार्ट है। तो 1 दाने या 2 दाने के गुणों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पूरी चावल की क्या स्थिति है, और इस तरह की व्याख्या, इस तरह के काम फिजिक्स में किए जाते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। तो यह जो प्रॉपर्टी है, यह जो प्रयास है, यह जो प्रक्रिया है, यह न्यूनीकरण है। तो भौतिक शास्त्र के 2 मूल सिद्धांत हुए, एक तो एकीकरण, दूसरा न्यूनीकरण। पूरे फिजिक्स में हम लोग इन्हीं में से किसी का या दोनों का उपयोग करेंगे, या तो यूनिफिकेशन का या रिडक्शन का, यानी कि या तो हम लोग छोटे के आधार पर बड़े को समझने का प्रयास करें, या बहुत ही कम नियमों के आधार पर भौतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आशा है यह वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज करो। और जैसा कि यह परिपाटी है कहा जाता है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इस परिभाषा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।